बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी जो हमने टॉपिक कंटिन्यू करना है वो है गाइडन का चैप्टर नंबर 25। इसे हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर, ये सेकंड वीडियो है तो इसी वीडियो के अंदर इसको सारा हम पाइल अप कर सकें। ठीक है, तो हमने ECF और ICF के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रही थी। अब हम आते हैं बॉडी की फ्लूइड के मेजरमेंट की तरफ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हम बॉडी के जो हमने डिफरेंट फ्लूइड्स पढ़े, क्या हम उनका वॉल्यूम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। किस तरीके से? सिंपल मेथड है इसका। क्या कि आपने जोन सा भी फ्लूइड जिसका वॉल्यूम आपने मेजर करना है उसमें आप डालेंगे एक डाई हमें हेल्प करती है वॉल्यूम फाइंड करने में। उसके बाद जब अच्छी तरह डाई डिस्पर्स हो जाएगी उसके अंदर, तो हम उसमें से ले लेंगे एक सैंपल। फर्स्ट करें एक जो है लीटर का सैंपल ले लिया। अब हम देखेंगे कि 1 लीटर के अंदर वो डाई कितनी है, हमें पता लग जाएगा। उसके हिसाब से हमें डाई की अमाउंट पता थी, हम डाई की अमाउंट का अंदाज़ा लगा लेंगे और इस हिसाब से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब डाई काम किस तरीके से करती है कि डाई का काम करने के लिए हमारे पास उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। अगर डाई के अंदर ये 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो फिर डाई हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती। किस तरीके से? कि या तो डाई जो है प्रॉपर डिस्पर्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डाई जो है वो फ्लूइड के किसी कोने के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी कोने में कम है, रिजल्ट ही गलत आएगा। एक्सक्रीशन नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि हम ऊपर से डाई डाल रहे हैं, नीचे से डाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, डाई जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास डिफरेंट जोन से वॉल्यूम्स आ जाते हैं, हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इस सारे के अंदर आपने जो चीज़ याद करनी है वो है कि आपने जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी डाई यूज़ होती है उनके नाम याद करने हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है ये याद करना है। इसके अंदर इन सब का जो है गाइडन के अंदर 25.3 टेबल नंबर 25.3 बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, तो आपको ये सारा आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि टोटल बॉडी वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। डाई कौन सी चाहिए होती है? इसमें चाहिए होते हैं हमें एंटीपायरीन, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ठीक है, अब MCQs के अंदर अगर पूछ लें तो ड्यूट्रियम या ट्रीटियम की जगह हैवी वाटर लिखा हुआ आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ड्यूट्रियम और ट्रीटियम दोनों जो है ये हैवी वाटर होते हैं, क्योंकि ये वाटर का आइसोटॉप नंबर 2 और 3 होता है। ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। पहला आइसोटॉप नहीं होता। ठीक है, पहला आइसोटॉप लाइट वाटर हो जाए तो नॉर्मली हम पी रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम के ऊपर। क्या हम ये मेजर कर सकते हैं? हाँ भाई, वॉल्यूम्स तो हम मेजर कर सकते हैं। डाई कौन सी यूज़ करनी है ये बताओ। ठीक है, डाई हम इसमें कौन सी यूज़ करेंगे? दैट इज रेडियो एक्टिव सोडियम, रेडियो एक्टिव क्लोराइड, रेडियो एक्टिव आयोथैलामेट, थायोसल्फेट और इसके अलावा एन्योलिन। ठीक है, ये सारे नाम आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं ICF की वॉल्यूम के ऊपर, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम के ऊपर। हमें पता है कि हमारा जो टोटल वॉल्यूम होता है उसके वो बना होता है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जब हम टोटल बॉडी वॉल्यूम जो हम फाइंड कर सकते हैं उसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास आता है प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए जो डाई हम यूज़ कर रहे होते हैं वो होती है रेडियो एक्टिव आयोडीन, 125 आइसोटोप होता है इसका, और इवांस ब्लू डाई। देन कमिंग टुवर्ड्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, हमें पता है कि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये बना हुआ होता है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर में से जब प्लाज्मा वॉल्यूम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम। ये हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। टोटल बॉडी का वॉल्यूम हम पहले ही देख चुके हैं किस तरीके से हम कौन सी डाइज यूज़ करेंगे, वो हैवी वाटर वाली सारी। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट की वैल्यू हमें दी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर से जो मेन चीज़ है आपने डाई का नाम याद करना है और फॉर्मूला याद करना है। MCQs में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन एज सच इसमें से नहीं आता। फिर हम कहते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from low solute concentration to high solute concentration across the semi permeable membrane। किस तरीके से, मैं अभी आपको समझाती हूँ। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कर लिया कि ये हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक के अंदर ये हमारे पास जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें भी यहाँ तक पानी है, इसमें भी यहाँ तक पानी है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये रहा जी इसका सोल्यूट और ये रहा इसका सॉल्यूट, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो दोनों तरफ जो है हिसाब बराबर होना लाजमी होता है। अब यहाँ पर पानी उतना है,
यहाँ पर पानी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट बहुत कम है, यहाँ पर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। तब ये इक्वल किस तरीके से होगा, यानी कि इधर हमारे पास 1 लीटर के अंदर 4 ग्राम है सॉल्यूट, जबकि यहाँ पर 1 लीटर के अंदर हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं 8 ग्राम है। ठीक है, ये तो हो गया मसला, बल्कि 8 ग्राम की जगह हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर होता है हमारे पास 12 ग्राम। अब हमने क्या किया, 1 लीटर में 4 ग्राम इस तरफ है, 1 लीटर में 12 ग्राम इस तरफ है, ये तो बहुत ज़्यादा है। अब क्या करेगा, पानी मूव करेगा लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ। यहाँ पर बाद में जो हमारे पास वाटर रह जाएगा वो होगा 0.5 लीटर, लेकिन सॉल्यूट जो है वो हमारे पास 4 ग्राम ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0.5 यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5 लीटर और सॉल्यूट हमारे पास हो जाएगा 12 ग्राम। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर हम देख लें, यानी कि 0.5 लीटर के अंदर 4 ग्राम है, तो 1 लीटर के अंदर 8 ग्राम होगा, तो 1.5 लीटर के अंदर 12 ग्राम होगा, यानी कि यहाँ पे 4 यहाँ पे 12। अब ये जो है इक्वल हो गया है यहाँ से वाटर के यहाँ तक मूव करने की वजह से, वरना तो फिर मसला हो रहा था। फिर हम आ जाते हैं ऑस्मोलैरिटी की तरफ। ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी की सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो क्या होता है, ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। किस तरीके से इसको समझने का आसान सा तरीका ये है कि एक टैंक लिया हमने, ठीक है, इस टैंक के अंदर हमने 1 लीटर डाल लिया, इस टैंक में पानी हम बाद में डालेंगे। इस टैंक के अंदर हमने सबसे पहले डाल लिए ऑस्मोल्स जितने हमें चाहिए, और उसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये ऑस्मोल और पानी का टोटल सॉल्यूशन बन जाएगा 1 लीटर के इक्वल। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हमें जितने ऑस्मोल्स चाहिए, ऑस्मोल्स डाले हमने एक टैंक के अंदर और उसके अंदर इतना हमने पानी डाल दिया कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा 1 लीटर। जबकि ऑस्मोलैरिटी होता है ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम किस तरह से बताते हैं कि ये रहा हमारे पास टैंक, ठीक है, इस टैंक के अंदर हमने डालना है 1 केजी सॉल्वेंट। पहले हम 1 केजी सॉल्वेंट का डाल लेंगे, उसके बाद हम जितने ऑस्मोल्स हमें चाहिए वो डालेंगे, तो फिर जो टोटल सॉल्यूशन बन जाता है ना उसका वॉल्यूम 1 केजी से ज़्यादा हो जाता है। ऑस्मोलैरिटी में होता है ऐसे। अब हम कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी को देखें तो हमारी गाइटन की एक एग्जांपल है कि 0.9% NaCl का सॉल्यूशन हमें दिया है, उसकी जो है वो ऑस्मोलैरिटी फाइंड करें। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि मोलैरिटी फाइंड करते हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस। 0.9 गिवन मैस है, 58.5 जो है NaCl का मोलर मैस होता है, ये हमने निकाल ली 0.154 इसकी मोलैरिटी। अब ऑस्मोलैरिटी होती है सॉल्यूशन की, तो जब सोडियम क्लोराइड को हम सॉल्यूशन में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डलता है तो ये क्या बना देता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये एक इसका मोल हो गया और एक इसका मोल हो गया, कुल मिला के बन गया 2 मोल्स। तो मोलैरिटी को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है हमारे पास ऑस्मोलैरिटी। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऑस्मोलैरिटी जो है ये तो एज्यूम वैल्यू है, हम इसको प्रॉपर किस तरह करें। किसी भी चीज़ को जब हमने कोई प्रॉपर वैल्यू देनी होती है तो हम उसके लिए कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है ऑस्मोलैरिटी कोफिशिएंट, जो सोडियम क्लोराइड के लिए है 0.93। जो एज्यूम्ड हमारी ऑस्मोलैरिटी थी उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑस्मोलैरिटी कोफिशिएंट के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 286। इन्होंने इसे जो है वो मिली ऑस्मोल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है पर लीटर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या करना है, आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है। कैसे, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। हमारे पास मोलैरिटी आ गई, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मोल्स से जो वो कंपाउंड सॉल्यूशन में देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड 2 मोल्स दे रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगी ऑस्मोलैरिटी। उस ऑस्मोलैरिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑस्मोलैरिटी के कोफिशिएंट के साथ, जो उस कंपाउंड का ऑस्मोलैरिटी कोफिशिएंट होगा। जैसे NaCl का 0.93 था,
ज़रूरी नहीं है आप मिली ऑस्मॉल में करें, आप ऑस्मॉल में भी इसको रहने दे सकते हैं। मैंने मिली ऑस्मॉल में कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 तरह के हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सिंपल सी बात है, जो दो सॉल्यूशंस जब हम लें तो वो दोनों सॉल्यूशंस की जब कंसंट्रेशन सेम होती है तो वो होते हैं आइसोटोनिक। अब अगर हमने दो सॉल्यूशंस लिए, एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक की कम है, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है दूसरे की निस्बत वो होता है हाइपोटोनिक। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है कि हमने दो सॉल्यूशंस लिए, एक की ज़्यादा है एक की कम है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरे की निस्बत वो होता है हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक एग्जांपल है 0.9% NaCl, इससे ज़्यादा वाला हो जाता है हमारे पास हाइपरटोनिक, इससे कम वाला हो जाता है हमारे पास हाइपोटोनिक। वेरी सिंपल। इसके अलावा 3 और तरह के सॉल्यूशंस की जिनकी बात की गई है वो है आइसोऑस्मोटिक, हाइपोऑस्मोटिक एंड हाइपरऑस्मोटिक की बात की गई है गाइटन के अंदर। गाइटन में जो हमें जो मेन बात की गई है वो आइसोटोनिक वाले के अंदर की गई थी मोलैरिटी की बात, और ऑस्मोटिक वालों में की गई है मोलैरिटी की बात। लेकिन इसको समझने के लिए फिर वही बात है कि आइसोऑस्मोटिक हम दो सॉल्यूशंस लेते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन आइसोऑस्मोटिक में जो सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल मीन्स कि वो परमिएबल होते हैं, वो किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। जबकि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक वाले जो सॉल्यूट्स थे वो किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से हाइपोऑस्मोटिक और हाइपरऑस्मोटिक की भी हम डेफिनेशन ले लेते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए आया तो इसके अंदर आपने ऑस्मोलैरिटी का वर्ड यूज़ करना है, और आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक के अंदर ऑस्मोलैरिटी का वर्ड यूज़ करना है। दैट्स इट। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग सेलीन सॉल्यूशन, ठीक है। सेलीन सॉल्यूशन ऐड करने से क्या इफेक्ट होता है। हमने क्या किया, हमने एक टैंक लिया, उसके अंदर एक सेल रखा, ठीक है। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर ECF है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ क्या है कि ECF के अंदर हमने एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो आइसोटोनिक है, यानी कि इसी जितनी कंसंट्रेशन उसकी भी है, तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ECF का वॉल्यूम राइज कर जाएगा। दैट्स इट, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया। अब अगर हम कहें कि हमने यूज़ किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक टैंक था उसमें हमने सेल रखा, ठीक है, और हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर डाल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें होगा क्या कि बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल कर जाएगा श्रिंक, सेल ने श्रिंक किया तो यानी कि ICF से फ्लूइड बाहर आ रहा है ECF में, ECF बढ़ जाएगा और ICF कम हो जाएगा, जबकि ओवरऑल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐड किया है तो पहले की निस्बत दूसरे में ज़्यादा होती है। देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सेल बर्स्ट कर जाते हैं। बचपन से पढ़े RBCs जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बर्स्ट कर जाते हैं। किस तरीके से कि हमने टैंक लिया, ठीक है, इसमें था हमारा सेल, अब ये हमारे पास ICF है, ये हमारे पास ECF है, ECF के अंदर हमने डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालने की वजह से होगा क्या कि हमारा सेल बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर आखिर ये रप्चर कर जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ECF के अंदर हमने डाला था जो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ECF की वैल्यू बढ़ जाएगी, ICF जो है उसके अंदर की तरफ मूव कर रहा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ICF भी बढ़ जाएगा, जबकि ओवरऑल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसीलिए तो हाइपोटोनिक कहते हैं इसको, ठीक है। फिर एक बहुत ही छोटी सी बात है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ करना तो कैसे करते हैं। हम कहते हैं हमें ग्लूकोज की ड्रिप लग गई, भाई कैसे लग गई। ग्लूकोज की ड्रिप हमें लगती है या तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो उसका, तो हम डायरेक्टली ड्रिप आराम से नॉर्मल रेट पर लगा लेते हैं, लेकिन अगर हाइपरटोनिक ग्लूकोज की ड्रिप लगा रहे हैं तो फिर आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगानी होती है, नॉर्मल रेट से बहुत स्लोली, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता ग्लूकोज की ड्रिप लगाने का, ड्रिप भी ज़ाया और बंदे पे असर भी नहीं होता। अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाती हैं कुछ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू फ्लूइड, जिसमें हमारे पास आती है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। नेट्रीमिया का मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। इसमें जो चीज़ हमने देखनी है वो है एबनॉर्मेलिटी क्या है, कॉज क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन, ECF का वॉल्यूम चेंज और ICF का वॉल्यूम चेंज, ठीक है।
ये आपका ऑलमोस्ट 25.4 टेबल है गाइडन का, और लेकिन उसके अंदर जो है कॉजेज सारी प्रॉपर नहीं दी हुई है, थ्योरी से सारी कॉजेज मैंने यहाँ पर लिख लिया और ये सारा कुछ भी तो आप यहाँ से एक दफ़ा देख सकते हैं। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया दो तरह का होता है, या तो हाइपोनेट्रीमिया हो तो साथ डिहाइड्रेशन हो जाए, और या तो हाइपोनेट्रीमिया हो साथ ओवरहाइड्रेशन हो जाए। ठीक है, अब एबनॉर्मेलिटी की तरफ अगर हम देखें, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सोडियम कम है, ओके, विद डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है यानी वाटर कम है, ओके, एबनॉर्मेलिटी पता चल गई। अब हम देखेंगे पानी किस तरह कम होता है। पानी हमें डायरिया हो जाए तो लूज मोशंस हो जाते हैं, पानी कम हो गया। वॉमिटिंग हो जाए तो पानी वैसे सारा बाहर चला जाता है, पानी कम हो गया। सोडियम कैसे कम होता है, डायूट्रिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो हम। एडिसन्स डिजीज़, एडिसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन प्रॉपर नहीं होती। एल्डोस्टेरोन सोडियम को जो है एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। अब एल्डोस्टेरोन ही नहीं होगा तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो सोडियम कम ही होगा। ठीक है, अब सोडियम ECF और ICF के अंदर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका क्या है कि हाइपोनेट्रीमिया के लफ्ज़ से आपको पता लग गया कि सोडियम बहुत कम है। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया से हमें क्या पता लगा कि सोडियम कम है। अब इसको याद करने का आसान तरीका ये होता है कि सोडियम को आपने रिलेट कर लेना है ICF से। जो सोडियम करेगा, सोडियम कम होगा तो सोडियम कम होगा तो ICF ज़्यादा होगा, सोडियम ज़्यादा होगा तो ICF कम होगा। सोडियम और जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है इन्वर्स रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाटर के साथ डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। अब समझने के लिए इतना देख लें कि हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम कम हुआ यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो गया क्योंकि इन्वर्स रिलेशन था। विद डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो वाटर कम हुआ, वाटर कम हुआ तो यानी कि ECF भी कम हो गया। अब हम हाइपोनेट्रीमिया विद ओवरहाइड्रेशन को अगर देखें, हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम कम हो गया, विद ओवरहाइड्रेशन मीन्स वाटर ज़्यादा हो गया। अब सोडियम कम है, ठीक है, सोडियम कम है तो ICF ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन था, जबकि पानी भी ज़्यादा है तो ECF भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वाटर का ECF के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। इस तरीके से आपको सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, इसका जो है वो रीज़न क्या होती है, बेसिकली ADH जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। ADH इंक्रीज़ करता है तो ADH इंक्रीज़ करता है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं हाइपरनेट्रीमिया की तरफ। हाइपरनेट्रीमिया भी डिहाइड्रेशन और ओवरहाइड्रेशन में होता है। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया मीन्स सोडियम ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर कम हो गया। इसके अंदर बेसिक कॉजेज़ के सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है इसका कि ADH प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा। ADH प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होगा तो पानी की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, या फिर डायबिटीज़ इंसिपाइडस के अंदर, या फिर हम पानी का इंटेक ही बहुत कम कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाइपरनेट्रीमिया यानी कि सोडियम ज़्यादा हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया यानी कि ICF कम हो गया क्योंकि इन्वर्स रिलेशन था, जबकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में वाटर कम होता है तो ECF भी कम हो जाता है क्योंकि वाटर का ECF से डायरेक्ट रिलेशन था। बहुत आसान तरीका याद करने का। इसी तरीके से हाइपरनेट्रीमिया विद ओवरहाइड्रेशन यानी कि सोडियम ज़्यादा है और वाटर भी ज़्यादा हो गया। वाटर और सोडियम दोनों किस तरीके से ज़्यादा होते हैं, कुशिंग डिजीज़ में। कुशिंग डिजीज़ के अंदर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है जिसकी वजह से सोडियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसमें भी यही है, सोडियम ज़्यादा तो ICF कम, वाटर ज़्यादा तो ECF ज़्यादा। फिर हम आ जाते हैं एडीमा की तरफ। एडीमा क्या होता है, एडीमा होता है बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज एक्स्ट्रा वेस्कुलरली। ठीक है, दो तरह का एडीमा होता है। सिर्फ जनरल सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको चाहिए कि दो तरह का एडीमा होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। वो एडीमा जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द सेल की वजह से होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। किस वजह से हो रहा होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, हाइपोनेट्रीमिया हो गया। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सोडियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, इर्द गिर्द सोडियम की कमी इर्द गिर्द हो जाएगी तो वाटर जो है वो मूव करेगा इनटू द सेल। ठीक है, वाटर जो है वो इनटू द सेल मूव करते हैं तो एडीमा हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेस्ड मेटाबॉलिज्म डिप्रेस हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट से ही नहीं चल रहा उस वजह से, या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सेल खराब हो जाता है तो फ्लूइड जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाता है। इस तरह से हमें हो जाता है इंट्रासेलुलर एडीमा। एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा के दो मेजर कॉजेज होती हैं, एक होता है एबनॉर्मल लीकेज, ठीक है, एंड सेकंड इज फेलियर ऑफ लिम्फेटिक्स। ठीक है, एबनॉर्मल लीकेज किस वजह से होती है, या तो जो है कैपिलरी का फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा हो जाए, या फिर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए, या फिर प्लाज्मा का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए। इसकी ज़्यादा डिटेल की आपको जरूरत नहीं है।
फेलियर ऑफ लिम्फेटिक्स किस तरीके से होते हैं, या तो लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो गए, या फिर एलिफेंटासिस हो गया, या फिर फ्लेरियल जो है वो नीमाटोड्स हो गया। ये बेसिकली मॉस्किटोज से हो रहा होता है, नाम से हमें पता लग रहा है। या फिर जो है स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम इन मेल्स में हो गया, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोसील। अब इसके सेफ्टी फैक्टर्स क्या होते हैं कि या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नेगेटिव जो है वो नेगेटिविटी आ जाए, या फिर लिम्फ फ्लो इंक्रीज कर जाए, या फिर जो है वॉश डाउन ऑफ आईसीएफ प्रोटीन हो जाए। बस सिर्फ ये आपने याद करनी है, रटा कॉन्सेप्ट लगा लें। क्लिनिकल टाइप्स इसकी दो होती हैं, पिटिंग एडीमा एंड नॉन पिटिंग एडीमा। ठीक है, वो स्वोलन पार्ट जहाँ पर कोई भी पार्ट स्वोलन है वहाँ पे हमें एडीमा हुआ है, जब हम वहाँ पे फिंगर से प्रेस करते हैं तो वहाँ पर यूँ थोड़ा सा उभार सा आएगा, पिट बनेगी, उसे हम पिटिंग एडीमा कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर पिट नहीं बनती तो उसे हम कह देते हैं नॉन पिटिंग एडीमा। तो यहाँ पर हमारी गाइटन चैप्टर नंबर 25 की रिव्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।